अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है ज़र नहीं ज़रूरत हो तुम और इसकी राइटर है फ़रा। नानो, मेरी प्यारी नानो, रुदाबा ने कैसरा बेगम के गले में बाहें डालकर इनके कंधे पर सर टिकाया। नानी की जान, मेरी बच्ची आ गई इम्तिहान देकर। उन्होंने गर्म जोशी से अपना बाजू इसके कमर पर फैलाया। हाँ, बड़ा इम्तिहान देकर आई है, बहुत बड़ा तीर मारा है इसने, यमनी ने जलकर कहा। हाँ, तीर तो मारा है, मार लो तीर तुम भी, रुदाबा ने इतरा कर कहा। तो यमनी ने मुंह बनाया। मेरी बच्ची अब डॉक्टर कहलाएगी। कैसरा बेगम अलग ही खुशी में थी। जी, रुदाबा ने अठला कर कहा। खुश रहो, जीती रहो। उन्होंने इसका हाथ पकड़कर लबों से लगाया, फिर चौंक गई। अरे, सोने का कड़ा कहाँ है? इनके सवाल पर रुदाबा फौरन सीधी हो गई। वो नानो उतार कर सेफ में रखा है, बहुत तंग कर रहा था। इसकी बात पर नानो ने खफगी से देखा। लो भला, एक सोने का नाजुक कड़ा ही तो है, कौन सा लोहा टांग लिया था जो तंग कर रहा था? अच्छा, सोने की चैन भी उतार कर रख दी। फिर इनकी ज़र्क निगाही ने दूसरी बात नोट की। जी, आपको पता तो है ना, वो मुझे चुभती है। गजब खुदा का, लड़की को जो कहना पहनाओ नखरे करके उतार लेती है। अरे, हमने अपने ज़माने में किलो 2 किलो सोना लाद रखा था। तुम्हारा अभी से ये हाल है तो शादी के बाद तो कुछ नहीं पहनोगी। उन्होंने रुदाबा को झाड़ कर रख दिया तो यमनी हंसने लगी। ऐसी बात तो नहीं नानो, बस मैं ज्वेलरी पहनकर बोझ सा फील करती हूँ। रुदाबा ने यमनी की हंसी पर उतरे हुए मुंह से कहा। सोना भी बोझ है? ये तो नसीब से है पगली, हर किसी की किस्मत में नहीं होता। मुझे देखो, इस उम्र में भी क्या कुछ पहने रहती हूँ। उन्होंने इसे समझाने वाले अंदाज में कहकर अपने पहने हुए गहने दिखाए। 6 सोने की चूड़ियाँ, कानों में पड़ी बड़ी बड़ी बालियाँ, गले में मोटी तलाई चैन। नानो, आपका ज़माना और था जब ये जेवरात ही नसीब और हैसियत समझे जाते थे। इस ज़माने के तकाजे और हैं। आजकल हाथों में सोने की चूड़ियाँ नहीं बल्कि जदीद आईफोन देखकर खुशनसीबी का अंदाज़ा लगाया जाता है। रुदाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की। और मेरे पास आईफोन है ना, मुझे इन जेवरात की क्या ज़रूरत। और आजकल तो चोर डाकू बाहर इतने हैं कि किसी के पास असली सोना देख लें तो बंदी की खैर नहीं, इसीलिए भी मैं उतार कर रखती हूँ। रुदाबा ने इनको डराने की कोशिश की। हाँ, मगर सोना चांदी हर दौर में अपनी मुस्लिम हैसियत रखते हैं। खैर, एक चैन गले में डाल लो और बालियाँ नहीं तो टॉप्स ज़रूर पहनो। अल्लाह चोरों से महफूज रखे। मैं तुम्हारे घर से निकलने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ ना, तुम्हारा बाल भी बैका नहीं होगा। उन्होंने रुदाबा की पीठ से हिलाकर तसल्ली दी तो इनके हूंस ज्वेलरी पहनने के इसरार पर रुदाबा ने ठंडी सांस भरी। हम तुम दोनों जब मिलेंगे, बागों में फूल खिलेंगे, तितलियां जगमगाएंगी, जुगनू मुस्काएंगे। फरदीन इसका हाथ थामकर होले से गुनगुनाया तो रुदाबा की हंसी छूट गई। ये तितलियां कब से जगमगाने लगी? इसने मसनूई हैरत से पूछा। जब से हमारे मिलन की खुशखबरी सुनी है, फरदीन ने घंबड़ लहजे में जवाब दिया। आज मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर शादी की डेट फिक्स करने आएंगे, कोई करीब तरीन तारीख दे देना। इसने इतला दी तो रुदाबा दिल खुशी की लय पर धड़का। मेरे हाथ में है क्या करीब तरीन डेट देना? 5 साल इस घड़ी का इंतज़ार किया है रुदाबा, अब सब्र नहीं होता, बस जल्दी से तुम मेरी हो जाओ। फरदीन ने बहलाना अंदाज में कहा तो वो ब्लश हुई। जहाँ इतना सब्र किया है, कुछ दिन और सही। आई थिंक नानो बड़ी ईद के बाद ही शादी की तारीख रखेंगी। रुदाबा ने अपना ख्याल पेश किया। ना नहीं, अब नहीं होगा इतना इंतज़ार, अब तो यूनी भी ऑफ हो जाएगी। तुम्हें देखूंगा कैसे? देखूंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? वो जज्बात से पुर लहजे में बोला। यानी मेडिकल के पहले साल मुझे देखकर तुम्हें ज़िंदगी मिली, इससे पहले तुम सांस नहीं लेते थे? रुदाबा ने लब दबाकर शरारती अंदाज में कहा। बस सांसें चलती थी, ज़िंदगी का असल मफहूम तुम्हें देखकर पता चला, फरदीन ने संजीदगी से जवाब दिया। फरदीन, सीरियसली, ये शादी की तारीख देना मेरे हाथ में नहीं। हमारे नानो घर की बुज़ुर्ग हैं, नामू और अम्मी इनसे मशवरा करके आपके पेरेंट्स को डेट देंगे, तो फिर नानो को
शीशे में उतारो ना। फरदीन ने इल्तिजा की। लो, मैं क्या जादूगरनी हूँ? रुदाबा ने मुंह बनाया। तुम जादूगरनी ही हो, ऐसा कर सकती हो, मुझे भी तो जादू से अपना असीर किया है। फरदीन की बात पर वो मुस्कुरा दी। बिला वजह के इल्ज़ाम मुझ मासूम पर, अच्छा मासूम परी, इन पर छड़ी ही फेर दो। फरदीन ने अपना मुतालबा बदला। रुदाबा हंसने लगी। नहीं, ये मेरे बस में नहीं, लेकिन जो होगा वो बेहतर ही होगा। तसल्ली रखिए, अगले माह की डेट ही मिलेगी। रुदाबा ने साफ जवाब दिया तो फरदीन ने उसे मसनूई गुस्सा दिखाया। फरदीन के वालिदैन शादी की तारीख लेने आए तो कुछ देर के लिए रुदाबा को भी अंदर ड्राइंग रूम ने इनसे मिलने बुलवाया गया। फिर वो बाहर आ गई। अंदर मामला तय होने में बड़ी देर लगी। रुदाबा बेचैनी से इनके जाने का इंतज़ार करने लगी ताकि पूरी मालूमात जान सके। नानो ने अगले माह की ही कोई डेट देनी थी। उन्होंने रुदाबा को बताया था। फरदीन के मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। वो इस बेसब्रे को तसल्ली दे रही थी। यमनी इसकी बेचैनी का लुत्फ़ उठाते चलते फिरते कोई ना कोई जुमला कस देती। इसकी ये इकलौती मामूजाद रुदाबा से ख्वाम जेलिस थी। खुद तालीम में दिलचस्पी ना लेती, पर रुदाबा का मेडिकल पढ़ना इसे खटकता। फिर नानो की खसूसी मोहब्बत भी रुदाबा के लिए थी, इसलिए भी यमनी को रुदाबा खटकती थी। बहुत बचपन से रुदाबा अपनी माँ के साथ नानी के घर वापस आ गई थी। ना जाने क्या मसाइल थे कि बाबा ने मामा से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और मुड़कर बेटी को भी ना देखा था। रुदाबा के लिए माँ के बाद नानी और मामी ही सब कुछ थे, जो इसे इंतहाई शफकत और मोहब्बत से रखते थे। ननियाल में माशी मसाइल नहीं थे, सो ये माँ बेटी किसी भी तरह बोझ ना बनी थी। रुदाबा के नाना मरहूम एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे। माँ के हिस्से में भी कई एकड़ अराजी आई थी, सो रावी चैन ही चैन लिख रहा था। मामू की एक ही बेटी यमनी थी जो रुदाबा से हसद रखती थी, मगर रुदाबा को परवाह नहीं थी। फरदीन से इसकी जान पहचान मेडिकल के पहले साल में हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदल गई और इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। फरदीन मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन मुख्तसर फैमिली और मेहनती और ज़हीन लड़का देखकर मामू ने हाँ कर दी। नानी के कुछ बातों पर एतराज़ात थे, लेकिन मामू ने इनको समझा लिया था। इस तरह थर्ड ईयर में इन दोनों की मंगनी हो गई और फाइनल के बाद शादी तय करने का सोचा गया। इन 2 सालों में फरदीन हर लिहाज से बेहतरीन लड़का साबित हुआ। शरीफ और नफ्स और फरमा बरदार। वो इनके घर माँ, नानी और मामू से मिलने आता तो इनकी नशिस्त व बर्खास्त, इसकी सुलझी हुई जहानत से भरपूर बातें इन सबको मुतासिर करती। इसने कभी रुदाबा से ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश नहीं की। यूनी में भी वो दोनों बस मोहतात कपल मशहूर थे, लेकिन अब शादी के नज़दीक आते ही फरदीन कुदरती तौर पर जज्बाती और बेसब्रा हो रहा था, जो कि रुदाबा के लिए नई और खुशकुन बात थी। इसकी मोहब्बत की शिद्दतें रुदाबा को अच्छी लग रही थी। इसकी चाहत भी यही थी कि वो जल्द अज जल्द फरदीन की बनकर इसके आंगन में उतरे। शादी की तारीख तय नहीं हो सकी। यह खबर रुदाबा और फरदीन दोनों के लिए सदमे का बाइस थी और इसकी वजह नानी का ये मुतालबा कि दुल्हन को जेवरात में डेरी 7 लड़ियों का सोने का रवायती सिंधी हार दिया जाए, जो वो शादी के दिन पहने। फरदीन के वालिदैन इस मुतालबा पर खामोश हो गए और बिना शादी की तारीख लिए ये कहकर लौट गए कि डेरी का बंदोबस्त करने के लिए हमें वक्त चाहिए। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इनके वसाइल से बाहर था ये जेवर, फिर भी उन्होंने बंदोबस्त करने का कहा था। रुदाबा को दिल से इनसे हमदर्दी हुई। शादी का खर्चा भी रिवाज के मुताबिक लड़के वालों ने करना था। शादी का हाल खाना और दुल्हन के जेवरात और फिर वलीमा भी वो कहाँ पहुँच सकते थे इतने महंगे मुतालबे को। देरी खालिस सोने की लड़ियों की बनी हुई होती है, जो किसी तौर 8-10 लाख से कम नहीं होती। नानो का ये मुतालबा रुदाबा को सरासर जालमाना लगा। रुदाबा ने माँ के सामने एहतजाज किया, मगर वो भी नानी की जिद्दी तबीयत और सोने चांदी से इनके लगाव के हाथों बेबस थी। मामू ने बतेरा नानी से इस मुतालबे को ख़त्म करने का कहा, पर वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। घर के माहौल में अजीब सी सोगवारियत दर आई थी। रुदाबा का चहकना बंद हो गया था। अफरादे खाना भी चुप चुप से थे, यहाँ तक कि यमनी को भी दादी के इस मुतालबे से इख्तलाफ हुआ था, मगर
कैसरा बेगम को कोई फ़र्क ना पड़ता था। वो फरदीन के वालिदैन की तरफ से ढेरी का बंदोबस्त कर लेने के इंतज़ार में थी। रोदाबा, तुम्हारी नानों की शर्त बिल्कुल जायज़ नहीं। दुल्हन को ढेरी पहनकर कौन से सुरखाब के पड़ लगते हैं। जो जेवर तुम्हारे नसीब का होगा तुम्हें मिल जाएगा। फरदीन फ़ोन पर दिल बर्दाश्ता होकर कह रहा था। फरदीन, यकीन करो, मुझे सोने चांदी से ज़रा दिलचस्पी नहीं, ना ही मैं इन को रिश्तों और मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत देती हूँ। बस ये नानों का जहन है जो उन्हें बहुत अहम जानती हैं। रोदाबा ने अपनी पोजीशन क्लियर की। तो तुम अपनी नानों को समझाती क्यों नहीं कि जेवर से ज़्यादा ताल्लुक़ और प्यार, मोहब्बत, सुकून अहम है। जेवर आपको बाहैसियत बना सकता है पर ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान नहीं दे सकता। फरदीन ने कहा तो वो लब काटने लगी। फरदीन, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, वो समझ नहीं है। मैंने बार बार कोशिश की है, वो मुझे झिड़क देती हैं। वो उम्र के इस हिस्से में है जहां इनसे ज़बरदस्ती कुछ मनवाया नहीं जा सकता, वरना हम गुस्ताखी के मरकतब होंगे। रोदाबा की बेबसी फरदीन के दिल पर तराजू हो गई। फिर अगर ये शर्त कायम रही तो हमारा मिलन नामुमकिन है। वो मायूसी की आखिरी हद पर था। ऐसा ना कहो। रोदाबा दहल गई। तो और क्या कहूँ, तुम जानती हो हम मौस्त तबके के लोग हैं, वाइट कॉलर जॉब वाले। मेरे बाबा मुतालबा कैसे पूरा करेंगे और मैं खुद मुस्तकबिल अच्छा बनाने की तगवदो करता एक आम सा बंदा जो अपनी बीवी को बाइज़्ज़त ज़िंदगी तो दे सकता है मगर इजाफी आसाइशात मेरे बस से बाहर हैं जब तक कि मैं अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा ना हो जाऊं। फरदीन की बात सच्ची थी। रोदाबा खामोश सी हो गई। उन्हीं दिनों कैसरा बेगम की दूर की अजीज़ा राबिया बेगम शहजादपुर से हैदराबाद इनके घर रहने चली आई। इनका इरादा ईद करके ही वापस जाने का था। बहुत नरम तबीयत की सादा सी ये खातून जो नानों से उम्र में छोटी थी रोदाबा को बहुत अच्छी लगी। वो बरसों बाद इन सब से मिलकर बहुत खुश हुई। नानो तो अपनी अजीज़ा को देखकर खिल उठी। हर वक्त इनके साथ बीता वक्त याद करती, गोट के किस्से, बचपन और जवानी की बातें। गर्ज वो हर वक्त इनके साथ लगी रहती, सहरी से अफ्तारी तक, इबादत और कचेरियाँ। राबिया खातून एक ज़माना शनास औरत थी। उन्होंने घर के माहौल में उदासी का रचाव जल्द ही महसूस कर लिया और एक दिन रोदाबा की माँ से इसका सबब पूछा। बुशरा ने रोदाबा की शादी के हवाले से माँ की रखी शर्त इनके गोश गुजार की तो वो अफसोस में घिर गई। आप अम्मा को समझाएं ना, रिश्ते नाते सोने चांदी के बल पर नहीं जुड़ते। अगर ऐसी बात होती तो मेरा घर कभी ना उजड़ता। मुझे झेज और बरी में कुल मिलाकर 30 तोले सोना मिला था। बुशरा ने दिलगीर लहजे में अपनी मिसाल दी तो एक लम्हे के लिए राबिया बेगम भी अफसुर्दा हो गई। तुम फिक्र मत करो बुशरा, मैं अदी कैसरा को समझाने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने तसल्ली दी तो बुशरा मुतमईन सी हुई। हाय क्या ज़माना था, सोना 20 रुपया तोला हुआ करता था। मैं हर माह 3 तोला सोना अपनी मर्जी के डिज़ाइन का बनवाती थी। तुम्हारे बहनोई मेरे शौक की खातिर सुनार को हवेली बुलवा लेते थे। वो बड़े बड़े बॉक्स उठाकर ले आता जिनमें इंडियन जेवरात के डिज़ाइन होते। मिस्री डिज़ाइन भी बहुत भाते थे। मैं कभी इनमें से मुंतखब करती, कभी अपने जहन से भी डिज़ाइन बनाया करती। सुनार इलाही बख्श कहता कि क्या ही आला जहानत पाई है भरजाई ने, ऐसे ऐसे डिज़ाइन जहन से बनाती हैं कि होगा इसमें इनके जैसा मुनफरिद सेट कोई नहीं पहन सकता। बड़ी बड़ी वडेरियाँ मेरे पास आकर इन गहनों के डिज़ाइन की कॉपी बनवाने की मिन्नतें करती थी। कैसर बेगम ने पुराना ज़माना याद करके ठंडी सांस भरी तो राबिया बेगम ने सर हिलाया। अब तो ना वो दौर रहा, ना वो जवानी के जो पहनूंगी सज जाता था। ये मेरे हाथ कभी खाली नहीं रहे। तुमने तो देखा था ना राबिया, मैं हर वक्त सोने के पंजे पहना करती थी। पानी का गिलास नहीं पकड़ा जाता था। मांग से टखनों तक जेवर ही जेवर। मेरी सास अल्लाह बख्शे गमी खुशी में मुझे साथ ले जाती तो जैसे सोने में तोल कर ले जाया करती थी। कहती थी दुश्मन की पहली नज़र पैरों पर पड़ती है सो मोटी मोटी मोतियों से सजी पाजेबें पहनने को देती थी। और वाकई ही कुछ औरतें जलन पैरों से सर तक मुझे देखती थी। कैसरा ने बेख्तियार हंसते हुए मजीद बताया, हर दौर के अपने तकाजे हैं कैसरा अदी। पहले सोना चांदी से इंसान की हैसियत मालूम पड़ती थी, अब बंगले, मोटर, गाड़ियाँ, टीवी, एसी
बड़ी पोस्ट और खूब सारा पैसा इंसान की अमारत बताता है, लेकिन इन मादी चीज़ों से हटकर हर ज़माने में खलूस, मोहब्बत, वज़ादारी, एहसार, हमदर्दी और वफ़ाशारी का कोई मोल नहीं, हर ज़माने में अनमोल रहे हैं। राबिया बेगम की बात पर कैसरा ने इस बात में सर हिलाया। ये तो है, रिश्तों को बनाने में, निभाने में ना सोना चांदी काम आता है, ना रुपया पैसा, सिर्फ इंसान का इखलाक और मोहब्बत ताल्लुक़दारी को मजबूत बनाते हैं। ये मादी चीज़ें तो दुनिया दिखावे के और नफ्स के लुफ्त के लिए हैं, मानती हो ना अदी? राबिया ने बगौर कैसरा को देखकर पूछा। कैसे नहीं मानूंगी, सच्ची बात है, कैसरा बेगम ने फ़ौरन कहा। ये गहने तुम्हारा नसीब गहना गए थे अदी, सोतन के साथ तुम्हें जीना पड़ा। मियाँ ने तुम्हें रुपए दिए, सोना चांदी दिया, पर अपना दिल हाजरा के लिए बचा लिया। तुम्हें सर से एड़ी तक सजाने वाली सास ने तुम्हारी सोतन खुद पसंद की, इसको तुम्हारी जगह रखा, तुमसे बढ़कर अहमियत दी। क्या फ़ायदा ऐसे ज़ेवरात का जिनके होते हुए भी बिस्तर पर तुम्हें सुकून की नींद ना आती थी? सुकून की नींद तो शरीके सफ़र के पहलू में आती है ना, जो तुमसे छीन लिया गया था। राबिया ने तल्ख हकीकत से पर्दा उठाया तो कैसरा के ज़ख्म हरे हो गए। सुकून की नींद? कैसी सुकून की नींद राबिया? हैरान दिल जलता था इनको एक दूसरे से अटकेलियाँ करते देखकर। अल्लाह बख्शे, मरहूम ने जवानी में मुझसे बहुत नाइंसाफ़ी की, फिर अधेड़ उम्र में अकल आई, जब हाजा ने अपनी औलाद के साथ मिलकर इनको खुद ही छोड़ दिया, तो फिर मानती हो ना दी कि ये हीरे जवाहरात डसने वाले सांप है, इत्मीनान की सांसें ही सब कुछ हैं। दुनिया वाले भले ही तुम्हारे नसीब पर रश्क करें, पर कब्र का हाल तो मुर्दे को ही मालूम होता है। तुम्हें कहाँ अच्छी लगती होगी लोगों की सताइश, जब अपने मर्द की आंखें अजनबी हो। राबिया ने आखिरी कील ठोकी तो कैसरा बेगम की आंखें भर आई। फिर हमारा दीन भी हमें रुपया पैसा और ज़र जेवर का ढेर लगाने से मना करता है। तुम जानती हो अदी, आखिरत में एक एक नेमत का हिसाब होगा। तिजोरियों में भरे सोना चांदी हमारी नेकियों से ज़्यादा बोझ गुनाहों का बायस बनेंगे। राबिया की इस फिक्र अंगेज़ नसीहत से तो कैसरा के अश्क भर भर बहने लगे। बात तो तुम्हारी 16 आने दुरुस्त है अदी, उन्होंने आंचल से अपनी आंखें रगड़ते तायद की। फरदीन मोहब्बत करने वाला लड़का है, जान देता है अपनी रुदाबा पर, शादी के बाद फूलों की तरह रखेगा इंशाल्लाह। तुम एक ढेरी के पीछे इतना अच्छा मेहनती लड़का ना गवाओ कैसरा अदी। रुदाबा के मियाँ की आंखों में इसके लिए सताइश और मोहब्बत अहम है, दुनिया की आंखें अहम नहीं है। ज़िंदगी इन दोनों ने गुजारनी है, लोगों के साथ नहीं। बच्चा अभी ज़िंदगी बनाने की जद्दोजहद में है, ढेरी की खरीदारी उसे कर्जों में जगड़ देगी, फिर शादी के बाद क्या सिर्फ कर्जे ही उतारेंगे? राबिया बेगम ने होशियारी से मौजू की तरफ आते दलील दी। कैसरा बेगम गहरी सोच में गुम हुई। ख्वाम की ज़िद छोड़ो अदी, दोनों को मिलने दो। ऐसी ज़िद्दें फरीकीन के दरमियान बदगुमानी पैदा करती हैं। राबिया बेगम की बात कैसरा के दिल को लगी थी। बड़ी ईद के तीसरे रोज़ रुदाबा फरदीन के घर के आंगन में दुल्हन बनकर उतरी तो गोया हर जानिब जश्न बहारा का समा बंध गया। ससुराल की तरफ से दिए गए सोने के सेट के साथ इसे नानों ने इसे अपना चंदन हार गले में पहनाया था, जिसकी चमक धमक रुदाबा के खुशी के सरशार चेहरे के आगे मांद थी। फरदीन के पहलू में बैठी रुदाबा जैसे चांद से उतरी कोई हूर लग रही थी। फरदीन भी मर्दाना वजाहत का शिकार नजर आ रहा था। दोनों एक दूसरे में मगन एक मुकम्मल खुशगवार जोड़ी लग रहे थे। कैसरा बेगम ने दिल ही दिल में दोनों की नज़र उतारी और दोनों की खुशियों के लिए दायमी रहने की दुआ मांगी। राबिया ठीक ही कहती है, सच्ची खुशी सोने चांदी से थोड़ा ही खरीदी जाती है। उन्होंने ये सोचकर एक मुतमईन सांस भरी।